Okay. So data science in Python. So Python helps you a lot to analyze your data in various forms. आप textual form में, आप graphical form में, various methods के through आप data को analyze कर सकते हो with the help of inbuilt libraries in Python. So Python provides you a number of libraries जो आपको help करती है data के ऊपर काम करने के लिए. बट उससे पहले ये समझना जरूरी है कि डेटा है क्या और डेटा एनालिसिस का मतलब क्या है. How we perform data analysis. That is most important thing over here. ठीक है. सो आज हम कुछ थियोरेटिकल चीजें डिस्कस करेंगे कि भाई डेटा क्या होता है, डेटा वेयर हाउस क्या होता है, डेटा साइंस, डेटा एनालिसिस का मतलब क्या है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, दो इट्स थ्योरी बट इट इज इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू इट. इट्स इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट इट कि ये सारी टर्म्स का क्या मतलब है ताकि आप उनको आगे जाकर कोडिंग में इम्प्लीमेंट कर सको. So data science is the domain of study that deals with vast volumes of data using modern tools and techniques to find unseen patterns. तो डेटा साइंस बेसिकली क्या है? देखो आजकल हमारे पास डेटा हर तरफ से आ रहा है. हर कोई अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कुछ पोस्ट कर रहा है. जो बंदा प्रोफेशनली जा रहा है वो लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट कर रहा है, कोई ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर रहा है, मतलब एक्स के ऊपर पोस्ट कर रहा है. ठीक है. एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. डिस्कॉर्ड पे अलग चल रहा है, रेडिट पे अलग चल रहा है. सो देयर आर सो मेनी एप्स, देयर आर सो मेनी मीडिया जहां पर एक तरह से कह लो इनफाइनाइट फ्लो ऑफ डेटा आ रहा है ना. सो डेटा इज जस्ट पोरिंग इन एंड इन एंड इन. इतना डेटा है हमारे पास, वास्ट वॉल्यूम ऑफ डेटा. सो कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, उस डेटा का क्या मतलब निकल रहा है, वो डेटा क्या पैटर्न्स शो कर रहा है, उस चीज को हम सब चीज को डेटा साइंस के अंदर लेते हैं. उसमें से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना, उसके बेसिस पे आगे के बिजनेस डिसीजंस लेना. ठीक है. जैसे कि आजकल आपने खबर सुनी होगी कि अपने पास आ रहा है काफी इंस्टा स्टोरीज में, रील्स में आपको ये देखने को मिल रहा है न्यूज में कि भाई इंडिया में डिज्नीलैंड खुलने वाला है ना. देखिए किस किस ने देखी है ये ऐड. ऐड नहीं है बेसिकली, मेनी ऑफ द यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बहुत खुशी खुशी ये इजहार कर रहे हैं कि भाई इंडिया में डिज्नीलैंड खुलने वाला है, गुड़गांव मानसर में खुलेगा, 500 एकड़ की जमीन है और. सो ये क्या है, दिस इज डेटा फ्लोइंग इन. अब वो डेटा फ्लो इन कर रहा है, हमारी डेटा साइंस क्या करेगी, उसको एनालाइज करेगी, उसके सारे फैक्ट्स को एनालाइज करेगी कि कितना टाइम आपको चाहिए उसके बिल्डअप के लिए, क्या होगा उससे, क्या आसपास की प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे, क्या इट इज अ गुड बिजनेस इन्वेस्टमेंट टू ओपन सम बिजनेस ओवर देयर. सो इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि आपके पास जो हर तरफ से डेटा आ रहा है उसको हमें अच्छे से स्टडी करना है और हमें देखना है कि क्या वो हमें बिजनेस डिसीजंस में हेल्प कर सकता है. Data science uses complex machine learning algorithms to build predictive models. Now ये terms जो है वो बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए. Machine learning algorithms, predictive models. Machine learning algorithms क्या होते हैं? वो algorithms जो आपके कंप्यूटर को, आपकी मशीन को कुछ सीखने के बारे में बताते हैं. लाइक हम, जैसे अगर मैं अभी आपका कमेंट पढ़ रही हूँ कहीं पे भी, जैसे मान लो मैं अपनी ईमेल देख रही हूँ, आपने देखा होगा अगर आप जीमेल यूज कर रहे हो और आपको कोई ईमेल आती है, आप ईमेल पढ़ते हो और आप रिप्लाई पे क्लिक करते हो, तो जीमेल गिव्स यू सजेस्टेड रिप्लाईज कि भाई क्या पता आप इस मेल का ये रिप्लाई करना चाहते हो, आप इस मेल का ये रिप्लाई करना चाहते हो. सो दे प्रोवाइड यू अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस कि क्या इसका रिप्लाई ये होना चाहिए, मतलब वो आपके कंटेंट को समझ पा रहा है और उसके बदले में वो रिप्लाई भी सजेस्ट कर रहा है ना. तो वो सब हमारा पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, जिसके पीछे एल्गोरिथम्स काम करते हैं. प्रिडिक्टिव मेथड मतलब प्रिडिक्ट करना. ये जो आप वेदर फोरकास्टिंग भी देखते हो कि भाई कल बारिश होगी या नहीं होगी या मौसम कैसा रहेगा, उसके पीछे भी आपका बहुत बड़ा डेटा साइंस है. आपके सारे जो भी ह्यूमिडिटी कितनी है, क्लाउड्स कितने हैं, एयर प्रेशर क्या है, वो सारा डेटा पहले कलेक्ट किया जाता है. उस डेटा के हिसाब से एंड पास्ट डेटा जितना था उसके जो रिजल्ट्स थे उसके हिसाब से प्रिडिक्ट किया जाता है कि फ्यूचर में क्या होगा, है ना. सो दैट इज अ प्रिडिक्टिव मॉडल. सो ये सारी टर्म्स बहुत बेसिक है, हमने दिन में हम कितनी बार भी सुनते होंगे या हमने पढ़ी होंगी, पर इनका मतलब समझना बहुत जरूरी है. So the data used for analysis can come from many different sources and presented in various formats. Data science is about extraction. सबसे पहले डेटा निकालोगे कहाँ से आप. ठीक है. तो आपको डेटा लेना कहाँ से, आपको फेसबुक से लेना है, आपको इंस्टाग्राम से लेना है, आपको गूगल से लेना है, आपको व्हाट्सएप से लेना. व्हाट्सएप तो इंक्रिप्टेड होता है, ठीक है, बट स्टिल सम इंफॉर्मेशन कुड बी रिट्रीव, व्हाटएवर द थिंग इज. सो बेसिकली यू हैव टू नो द सोर्स की डेटा आएगा कहीं से. दैट इज एक्सट्रैक्शन. प्रिपरेशन, उसको ऐसी फॉर्म में लेकर आना जो एनालिसिस के लिए यूज हो सके, क्योंकि कुछ डेटा ऐसा होता है जो इनकम्प्लीट होता है, कुछ इनकरेक्ट होता है ना, और कुछ सही फॉर्मेट में नहीं होता. तो वी हैव टू प्रिपेयर द डेटा. हमें उसमें से सिर्फ मीनिंगफुल और सही फॉर्मेट वाले डेटा को निकालना पड़ेगा पहले.
So you have to find out the meaningful and the correct format of data, and then that data is analyzed. फिर उसको हम एनालाइज करते हैं, फिर अगर हमें ग्राफ्स चार्ट्स वगैरह की जरूरत है, आपको उसको ग्राफिकल फॉर्म में शो करना है, तो विजुअलाइजेशन आता है, and then you have to maintain the information. So it is a cross-disciplinary field which uses scientific methods and processes to draw insights from the data. तो मकसद यही है कि उस डेटा से हम ये पता लगा पाए कि आगे हमें फ्यूचर में क्या करना है। तो ये डेटा जो है हमें बताता है कि प्रीवियस ट्रेंड्स जो थे पास्ट में वो क्या थे, और एज पर दीज ट्रेंड्स, एज पर द करंट सिचुएशन, फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं। सो दैट इज बेसिकली व्हाट डेटा साइंस इज। Now, data science life cycle consists of 5 distinct stages, each with its own task. सबसे पहले क्या है? कैप्चर। सो कैप्चर कहाँ से हो सकता है? डेटा एक्विजिशन, डेटा एंट्री हो सकती है, सिग्नल रिसेप्शन हो सकता है। डेटा एक्विजिशन मतलब कि आप किसी से डेटा ले रहे हो, ठीक है, किसी के पास है, जैसे आप पे करके भी ले सकते हो, एंड ऑल दैट स्टफ इज देयर। आपके पास जैसे हम जो ये एप्स डाउनलोड करते हैं जिसमें हमारा फोन नंबर, ईमेल एड्रेस जा जाता है, फिर वो बोलता है कि ये हमारी प्रिवेसी पॉलिसी है, आप एक्सेप्ट करते हो तो इसको टिक करो। अब उनकी प्रिवेसी पॉलिसी अगर तो आप ठीक से पढ़ते हो, सो यू विल गेट टू नो कि उसमें क्या लिखा है ना। कईयों की प्रिवेसी पॉलिसी में ये भी हो सकता है कि हम एडवर्टाइजर्स के साथ आपका डेटा शेयर करेंगे, जो हमें इतने सारे फोन में एसएमएस आते हैं एड्स के, है ना, कभी कभी फोन कॉल्स भी आती हैं। तो वो क्यों आती है? क्योंकि हम अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे हैं, और जहां आपने प्रिवेसी पॉलिसी में अलाउ कर दिया तो वो आपका डेटा शेयर हो जाएगा। वो डेटा, वो जो एक्वायर करते हैं, लेते हैं उनसे, उससे डेटा एक्विजिशन कहते हैं। डेटा एंट्री हमारे पास डेटा है, हम खुद से फीड कर रहे हैं। सिग्नल रिसेप्शन, हमें इलेक्ट्रॉनिकली कहीं से डेटा आ रहा है। डेटा एक्सट्रैक्शन, फेसबुक से हैशटैग के बेसिस पे डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, ट्विटर से एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, इंस्टा से एक्सट्रैक्ट करना, दैट कम्स एज डेटा एक्सट्रैक्शन। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स गैदरिंग रॉ, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो इस टाइम पे आपके पास स्ट्रक्चर्ड डेटा भी आता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी आता है। Then is maintain. Data warehousing, data cleansing, data stacking, data processing. Data architecture. This stage covers taking a raw data and putting it in the form that can be used. So आपके पास जो रॉ डेटा आया है वो स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड कैसा भी हो सकता है, उसको आपको पहले सही जगह पर स्टोर करना है, उसे कहते हैं डेटा वेयर हाउसिंग। देखो, वेयर हाउस क्या होता है? जहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर होता है ना। हमारे पास एक रिटेल शॉप होती है, फिर होलसेल होती है, फिर वेयर हाउस होता है। सो वैसे ही यहाँ पे जब बहुत अमाउंट ऑफ डेटा होता है जो एंड यूजर को नहीं मिल रहा, पीछे पड़ा है बल्क में, तो वो वेयर हाउस है आपका। सो वेयर हाउस में डेटा है, उससे डेटा क्लीन होगा। फिर आप डेटा की स्टैगिंग करोगे, ठीक है, यू हैव टू मार्क कि कौन सा डेटा किस कैटेगरी का है, कहाँ यूज हो सकता है, फिर जाके उसकी प्रोसेसिंग होती है, और एक आर्किटेक्चर के हिसाब से हम डेटाबेस को डिफाइन करते हैं। देन होता है उसके ऊपर प्रोसेस। प्रोसेस परफॉर्म होता है। प्रोसेस कुछ भी हो सकता है, कुड बी डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग मतलब डेटा को स्टडी कर करके किसी रिजल्ट्स पे निकलना। सिर्फ क्लस्टरिंग या क्लासिफिकेशन ही करना, उसको डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज कर देना। डेटा मॉडलिंग, दैट इज आप उसको विजुअलाइज करके शो कर रहे हो। डेटा समराइजेशन, उसकी समरी, लाइक यू कैन फाइंड द मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन। सो ये सारे स्टैटिस्टिकल टर्म्स हैं जिनको स्टैट्स जिन्होंने कभी पढ़ा है, आपको लग रहा होगा कि हाँ ये चीजें सुनी हुई है, पर नहीं भी सुनी हुई है तो कोई बात नहीं, हम इस कोर्स में सारे करेंगे। आई टेल यू व्हाट ऑल दीस स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर, इनको किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, एंड देन इनको पाइथन में कैसे कैलकुलेट करते हैं। Data scientists take the prepared data and examine its patterns, ranges, and biases to determine how useful it will be to predict analysis. So हम पहले देखते हैं कि कितना यूजफुल होगा ये डेटा एनालाइज करने के लिए। फिर जब हमें लगता है कि हाँ इट विल बी यूजफुल, ये क्लासिफाई हो पा रहा है, समराइज हो पा रहा है, सो इट कैन बी यूज, फिर जाकर आपका एक्चुअल एनालिसिस परफॉर्म होता है। सो एक्सप्लोरेटरी और कंफर्मेटरी, हम डेटा को एक्सप्लोर करते हैं, उसके आगे देखते हैं, प्रिडिक्शंस लेते हैं, प्रिडिक्टिव एनालिसिस होता है। रिग्रेशन होता है। रिग्रेशन क्या होता है? जैसे लाइन ऑफ रिग्रेशन अगर आपने मैथ्स में जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, सो उसका कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, दिस इज योर स्लोप ऑफ लाइन, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, राइट। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c। सो ये लाइन ऑफ रिग्रेशन कैसे बनती है? दो डेटा की, एक आपकी x है और एक y एक्स है, इसका डेटा है, इसका डेटा है, इसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करोगे, टेक्स्ट माइनिंग कैसे होती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ डेटा कैसे होगा। सो ये सब आपका यहाँ पर
चेक होता है इन द एनालाइज फेस एंड देन कम्युनिकेट वी हैव टू रिपोर्ट आपको इसको प्रेजेंट करना है सो हम एज अ डेटा एनालिस्ट अपने लिए एनालाइज कर भी रहे हो सकते हैं एज इन सिचुएशन बट यूजुअली वी वर्क फॉर अ कंपनी तो आप किसी कंपनी के लिए डेटा को एनालाइज कर रहे हो फिर उनकी जो टॉप मैनेजमेंट है आपने उनको एक प्रॉपर डैशबोर्ड डिजाइन करके देना है आपने दिखाना है कि भाई देखो ये रिपोर्ट आई है उसमें ग्राफ्स होंगे चार्ट्स होंगे बिजनेस इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंगली कंक्लूजन होंगे प्रिडिक्शंस होंगी ठीक है डिसीजन मेकिंग में जो चीजें हेल्प करेंगी वो होंगी सो इन द फाइनल स्टेप एनालिस्ट प्रिपेयर्स एनालिसिस इन इजीली रीडेबल फॉर्म सो दैट जिसको नहीं पता डेटा एनालिस्ट क्या है जिसको नहीं पता एसक्यूएल क्या है जिसको नहीं पता पाइथन क्या है वो आपके एनालिसिस को देखकर समझ पाए कि भाई इस डेटा में क्या दिखाया जा रहा है इट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय डेटा साइंस ठीक है सो ये मतलब है आपका डेटा साइंस ठीक है और ये आपके डेटा के लाइफ साइकिल के पार्ट्स है कि भाई सबसे पहले डेटा कैप्चर होता है फिर मेंटेन होता है प्रोसेस होता है एनालाइज होता है और फिर कम्युनिकेट किया जाता है राइट अब ये थोड़ी सी हिस्ट्री भी है डेटा साइंस की कब डेटा साइंस पे काम होना शुरू हुआ evolution of data science growth and innovation so data science was born from the idea of merging applied statistics with computer science so science और computer science का mixture है ना science है statistics and computer science का mixture the resulting field of study would use the extraordinary power of modern computing. Scientists realized they could not only collect data and solve statistical problems, but also use the data to solve real world problems and make reliable fact driven predictions. जब उनको लगा कि हाँ हम statistical method से ये सब कुछ study कर सकते हैं और predictions कर सकते हैं तो 1962 में American mathematician John W. Tukey first articulated the data science dream. In his now famous article, The Future of Data Analysis, he foresaw the inevitable emergence of a new field nearly 2 decades before the first personal computer. So can you imagine, जब पहला personal computer भी नहीं आया था, तब आपके पास 1962 में जब हमारे first second generation computers चल रहे थे तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आपके थे बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब सेकेंड जनरेशन वाज ट्रांजिस्टर्स पर्सनल कंप्यूटर वाज थर्ड जनरेशन कंप्यूटर तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के आने से पहले ही आपको उसके पास ये डेटा एनालिसिस का आइडिया जो था दिमाग में वो आ चुका था और उन्होंने आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था फ्यूचर ऑफ डेटा एनालिसिस ठीक है Then, in 1977, the theories of predictions of pre-data scientists like Tukey and Knorr became more concrete with the establishment of the International Association of Statistical Computing, whose mission was to link traditional statistical method, modern computer technology, and the knowledge of domain experts in order to convert data into information and knowledge. तो उन्होंने अपनी पूरी स्टैट्स की नॉलेज और अपनी कोडिंग की नॉलेज को मिलाकर उसके लिए स्पेसिफिक कोड्स क्रिएट किए जो स्टैटिस्टिक्स के थ्रू आपको डेटा एनालाइज करने में हेल्प करता था 1980s and 90s में data science began taking more significant strides with the emergence of the first knowledge discovery in databases workshop and the founding of the International Federation of Classical Societies. So अभी भी सर रिसर्च ही चल रहा है असली में कुछ शुरू नहीं हुआ बट इट्स ऑल ऑन पेपर इट्स ऑल ऑन डिस्कशंस ऑल रिसर्च 1994 में बिजनेस वीक पब्लिश्ड अ स्टोरी on the phenomena of database marketing. It described the process by which businesses were collecting and leveraging enormous amounts of data to learn more about their customers, competition और advertising techniques. तो ये डेटा जो है बिकता है अच्छे अमाउंट पे बिकता है ठीक है ताकि लोग अपना एडवर्टाइजमेंट कर सके अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके then in 90s and early 2000s, we can clearly see that the data science has emerged as a recognized and a specialized field. Several data science academic journals begin to circulate, and data science proponents like Jeff Wu and William S. Evanland continue to help develop and expand. So ये सारा थ्योरी है कि कैसे कैसे क्या क्या डेवलपमेंट हुई ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अनलेस यू हैव एन एग्जाम ठीक है बस आप एक बार गो थ्रू जरूर कर सकते हो कि कैसे कैसे आपकी डेवलपमेंट होती चली गई ठीक है फिर 2000s में आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी आ गई तो आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग पे डेटा आ गया 2005 में वी गॉट द टर्म ऑफ बिग डेटा सो बिग डेटा इज ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ठीक है सो 2005 में आपके पास बिग डेटा आया विद टेक जायंट्स एज गूगल एंड फेसबुक uncovering large amounts of data new technologies capable of processing them became necessary Hadoop rose to challenge and later on Spark and all the other there were tools जो आपके डेटाबेस को मैनेज करने में यूज होते थे डेटा वेयर हाउस को रादर आई शुड से
Due to the increasing importance of data in organizations, interest in finding patterns and making better business decisions, the demand for data scientists begin to grow. So 2014 में आपकी data scientist नाम का जो profession है उसकी demand बढ़नी शुरू हो गई. Then machine learning, deep learning, artificial intelligence officially enter the realm of data science. तो ये सब जो है machine learning, deep learning, artificial intelligence ये सब आपका data science के अंदर ही add होता चला गया. 18 में new regulations in the field are perhaps one of the biggest aspects in the evolution of data science. फिर 2020 we are seeing additional breakthroughs in AI. तब से हम कितना कुछ देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है और अब 2025 में तो आपके पास कितना सारा काम है जो AI कर रही है ठीक है और पता नहीं और क्या क्या करेगी. So there is a constant debate also going on कि AI को हमें और ज्यादा पावरफुल और एडवांस बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए. Whether it's good for human beings or it's bad for human beings. So you can also give your point of view. आप जरूर कमेंट्स में लिख के बताइए कि आपको क्या लगता है. We should make the systems more intelligent artificially or we should not. So do share your opinion. ठीक है. अगर आप डेटा साइंस फील्ड में जाते हो एज प्रोफेशनल तो आप किस किस रोल के अंडर काम कर सकते हो. यू कैन वर्क एज अ डेटा एनालिस्ट, यू कैन वर्क एज अ डेटा इंजीनियर, you can work as database administrator, you can work as a machine learning engineer. So there are different roles which you can take: data scientist, data architect, statisticians, business analyst, and data analytics manager. So ये सारे fields आपके data science के अंदर आते हैं. You can have all these job profiles. But before we move on and know about these job profiles, आप पहले मुझे ये बताइए कि यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा है. Have you understood everything till here? कोई डाउट है यहाँ तक? Do you have any doubts still here? Okay. So now आपके यही सारे जॉब रोल्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है. ये पीडीएफ मैं आपको भी व्हाट्सएप पे भेज दूंगी. So you can also read the same thing from here. So data analysts are responsible for a variety of tasks, including visualization. ठीक है, and other so many things, whatever you have to need to do on the data. They also have to perform queries on the database from time to time. One of the most important skill of data analysis is optimization. कि जो भी tools आपके पास हैं, जो भी results आपके पास आ रहे हैं, उसको और optimize करते जाना, उसको पहले से और better बनाते जाना. Few important roles and responsibility of data analysts include extracting data from primary and secondary source using automated tools. So there are many tools जो data extraction में use होते हैं. तो data analyst का काम है उस data को extract करना, फिर डेटाबेस बनाना और उसको मेंटेन करना, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द डेटाबेस, परफॉर्मिंग डेटा एनालिसिस एंड मेकिंग रिपोर्ट्स विद रिकमेंडेशंस. ठीक है, सो यू हैव टू परफॉर्म द एनालिसिस एंड यू हैव टू मेक द रिपोर्ट्स जो कि आगे आपको डिसीजंस लेने में हेल्प करेंगे. So to become a data analyst, SQL, R, SAS and Python are some of the sought after technologies for data analysis. तो इसमें से हम कौन सी यूज करने वाले हैं? Python. We're going to use Python over here. ठीक है. दूसरा रोल जो है आपका वो है डेटा इंजीनियर का. सो डेटा इंजीनियर का क्या रोल होता है? डेटा इंजीनियर्स बिल्ड एंड टेस्ट स्केलेबल बिग डेटा इकोसिस्टम्स फॉर द बिजनेस so that the data scientists can run their algorithms on the data systems that are stable and highly optimized. तो आपने डेटाबेस डिसाइड किया किसने? किसने डिसाइड किया आपका डेटाबेस? सॉरी, हाँ जी. आपका डेटाबेस किसने डिसाइड किया? डेटा एनालिस्ट ने. डेटाबेस डिसाइड किया डेटा एनालिस्ट ने, और जो डेटा इंजीनियर है ठीक है उसका काम है उसका एक बेस देना कि जो डेटाबेस है अब वो MySQL में बनेगा, वो Oracle में बनेगा, वो DBase में बनेगा, किसमें बनेगा? जिसमें भी होगा उसका जो बेस क्रिएट करने का काम है वो डेटा इंजीनियर का. ठीक है. So that the data scientists can run their algorithms on the data system and that are stable and highly optimized. Data engineers also update the existing system with newer or upgraded versions of the current technologies. ठीक है. Few important roles जो एक data engineer के होते हैं वो क्या है? Design and maintain the data management system, then data collection and acquisition, conducting primary and secondary research. To become a data engineer, जो टेक्नोलॉजीज आपको आनी चाहिए उसमें है हाइव, NoSQL, R, रूबी, जावा, C++ एंड मैटलैब. तो इसमें से अगर आपको SQL भी आती है तो भी ठीक है, आप कर सकते हो, बट अगर और चीजें आती होंगी तो इट विल बी एडवांटेजियस टू यू.
तीसरा रोल आपको जो कंपनी में मिल सकता है वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का। सो अगर आपको एक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो उसकी प्रोफाइल क्या होगी? इट इज, नाम से ही पता चल रहा है, एडमिनिस्टर करना है। यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। So they're responsible for the proper functioning of all the database of an enterprise and grant or revoke its services to employees based on their requirements, कि किसको कितने राइट्स हैं, कौन डेटाबेस को अपडेट कर सकता है, कौन इंसर्ट कर सकता है, कौन मॉडिफाई कर सकता है, सारा जो काम है वो आपके डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होगा। So working on database software to store the managed data, working on database design and development, implementing security measures, preparing reports, documentations, ये सारा काम हमारा database administrator का होता है। To become database administrator, database backup and recovery, data security, data modeling, all this is the role of database administrator. ठीक है, फिर आ जाते हैं मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। आर इज वेरी मच हाई इन डिमांड, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर में हमें मशीन लर्निंग चाहिए कि मशीन अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे और उसके अकॉर्डिंगली काम करे। जैसे कि अगर आप किसी चीज को बार बार अलाउ कर देते हो तो यस यू आर अलाउइंग, तो उसको पता है कि अलाउ कर देते हैं, अगली बार से मे बी अगर आप उसको मार्क कर दो तो उसको अलाउ कर देगा। ऐसे ही जब आपके पास ईमेल आती है, अगर आप मार्क एज स्पैम कर देते हो, वो आपको दिखता है कि हाँ आपने इस तरह की मेल को या इस सोर्स से मेल जब आई थी तो उसको स्पैम मार्क किया था, मतलब अगर दोबारा वैसी मेल आती है सो इट शुड बी मार्क्ड एज स्पैम। ठीक है, सो दैट इज मशीन लर्निंग। फाइन, तो वो सब हमारा मशीन लर्निंग के अंदर आ जाता है। सो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो डेली लाइफ की एप्स में यूज होता है, जो आपकी सजेस्टेड वीडियोस आती हैं यूट्यूब में या आपका सॉन्ग आता है स्पॉटिफाई में, दैट ऑल इज पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, देन यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम हैविंग इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजीज सच एज एसक्यूएल, रेस्ट एपीआईज, etc., machine learning engineers are also expected to perform testing, build data pipelines, and implement common machine learning algorithms such as classification, clustering, etc. So data को classify करना, अलग अलग कैटेगरीज में उनको ग्रुप करना, वो सब भी एक मशीन लर्निंग इंजीनियर का काम है। ठीक है, few important roles will be designing and developing machine learning systems, researching machine learning algorithms, testing them, and then developing apps or products जो client requirements को पूरा करते हैं। To become a machine learning engineer, आपको Java आनी चाहिए, Python आनी चाहिए, JavaScript आनी चाहिए। Secondly, you should have a strong grasp on statistical methods. ठीक है, stats and maths भी आपका अच्छा होना चाहिए। Then comes data scientist. ठीक है, अब इसमें भी आपके पास एक तरह से सारा ही काम आ जाता है जो डेटा से रिलेटेड है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। They are expected to perform predictive analysis and run a fine-toothed comb through an unstructured or disorganized data to offer actionable insights. Few important roles and responsibilities of data scientist में आ जाता है identifying the data collection source, कहाँ से डेटा जो है वो कलेक्ट होगा, उसको प्रोसेस करना, क्लीन करना, इंटीग्रेट करना, automation of data collection management process, using data science techniques or tools to improve processes. इसके लिए भी हमें R, MATLAB, SQL, Python and other complementary technologies आनी चाहिए। डेटा आर्किटेक्ट आ गए जो कि डेटा का डेटाबेस स्ट्रक्चर को मैनेज करेंगे। So creates the blueprint for data management so that the database can be easily integrated, centralized, and protected with the best security measures. They also ensure that the data engineers have the best tools and systems to work with. Developing and implementing overall data strategy इनका काम है। Identifying the collection sources वो भी इनका काम है। Collaborating with cross-functional teams and stakeholders और smooth functioning of data systems, तो जहां पे भी collaboration की जरूरत है वो भी ये देखते हैं। End to end architecture manage करते हैं। ठीक है, then you have statistician, statistic, है ना, बना लो अपने आप जो भी वर्ड बनेगा इसका। ठीक है, अब इसमें क्या है हमारे पास, स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, उसकी थियोरी आनी चाहिए, उसमें क्या क्या टूल्स होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूलाज होते हैं, वो क्या कैलकुलेट करते हैं और जो रिजल्ट आता है वो क्या डिपिक्ट करता है। वी शुड नो ऑल दैट। ठीक है, सो इसमें करेक्ट करना है, डेटा एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है, उसके हिसाब से प्रेडिक्शंस करनी है, एंड वी हैव टू डू डिजाइनिंग द डेटा कलेक्शन प्रोसेस। इसमें स्टैट्स और एसक्यूएल आपका आना बहुत जरूरी है और अच्छे से आना चाहिए। Business analyst is slightly different than the data scientist job. Business scientists generally MBA वाले या CA वाले लोग होते हैं, ठीक है? While they do have a good understanding of how data-oriented technologies work and how to handle large volumes of data, they also separately high-value data from the low-value data. Understanding the business of the organization उनका पहला काम होना चाहिए। Then उसके basis पे कि कंपनी का business क्या है, उसके हिसाब से डेटा को एनालाइज करना उनका काम है। ठीक है, एंड वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस, वो है बिजनेस एनालिस्ट का काम।
ठीक है, ये जनरली आईटी वाले लोग नहीं होते, ये आपके एमबीए और सीए वाले बंदे होते हैं जो एज अ बिजनेस एनालिस्ट काम करते हैं। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंट सेट ऑफ रोल्स जो डेटा साइंस फील्ड में आपको मिल सकते हैं। देन कम स्टेजेस इन अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट। सो बिफोर वी गो फॉर स्टेजेस इन अ डेटा साइंस प्रोजेक्ट, जैसे कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ते हो आप एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसके भी स्टेजेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो डेटा साइंस का प्रोजेक्ट है उसके भी स्टेजेस हैं। वी विल गो थ्रू दीज नाउ वन बाय वन, क्या स्टेजेस है। सो स्टेजेस इन डेटा साइंस प्रोजेक्ट, ठीक है, देखो सबसे पहले जब भी चाहे सॉफ्टवेयर हो या डेटा साइंस हो, कहीं पे भी जब कोई भी प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट हो, हर प्रोजेक्ट में सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉब्लम को डिफाइन करना। तो सबसे पहले हमें ये समझ आना चाहिए कि हम प्रोजेक्ट बना किस लिए रहे हैं, सॉल्व किस लिए कर रहे हैं, है ना। सो अ प्रोजेक्ट इज मेड टू सॉल्व सम बिजनेस प्रॉब्लम, समथिंग। तो वो सॉल्व जो कर रहे हैं वो किसको सॉल्व कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉपर्ली डिफाइन होनी चाहिए। सो डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, so first stage of any data science project is to identify and define a problem to be solved. Without a clearly defined problem to solve, it can be difficult to know how to tackle to the problem. Now, for a data science project, this can include what method to use, such as is classification, regression, or clustering. Also, without a clearly defined problem, it can be hard to determine what you measure of success would be, कि आप कैसे मेजर करोगे कि हाँ आपका जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुल हो गया। जो हम पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, जब तक वो सॉल्व नहीं होगी तब तक हम सक्सेस मार्क नहीं कर सकते। Without a defined measure of success, you can never know when your project is complete or is good enough to be used in production. A challenge with this is being able to define a problem small enough that it can be solved or tackled individually. ठीक है, तो हम एक प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम इंडिविजुअली सॉल्व हो सकती है, टैकल हो सकती है। Then comes data processing. Once you have your problem, how you're going to measure success and an idea of the methods you will be using, you can then go about performing the all important task of data processing. This is often the stage that will take the longest in any data science project and can regularly be the most important stage. So यहाँ पर आपका actually data process होगा. There are a variety of tasks that need to occur at this stage depending on what problem you are going to tackle. The first is often finding ways to create or capture the data. जो डेटा हमारे पास है ही नहीं, वो डेटा हमें इकट्ठा करना है। तो वो डेटा आप इकट्ठा कहाँ से करोगे, कहाँ से कैप्चर होगा, कैसे स्टोर होगा, वो सब आपका इसके अंदर आएगा। Once you have created this data, you then need to collect it somewhere and in a format that is useful for our model. ठीक है, तो उसको इस तरीके से स्टोर करना है कि वो हमारे एनालिसिस वाले जो मॉडल है उसमें भी यूज हो पाए, आप उसमें क्वेरीज रन कर पाओ, आप उसको विजुअलाइज कर पाओ, तो वो सब मैं कर पाऊँ, वो जो डेटा जिस तरीके से स्टोर हो रहा है उसमें। This will depend on what method you will be using in the modeling phase, but it will involve figuring out how you will feed the data into your model. Then the final part of this is to then perform any pre-processing steps to ensure that the data is clean enough for the modeling method to work. So आपके पास null values नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर एक कॉलम में सारे इंटीजर्स हैं तो सिर्फ इंटीजर्स ही होने चाहिए। आई शुड नॉट हैव एनी एब्रप्ट वैल्यू इन दैट। ठीक है, वो सारे चेक्स आपको यहाँ पर लगाने पड़ते हैं। फिर जाकर लास्ट जो टास्क स्टेप आता है वो है मॉडलिंग। So the next part and often the most fun and exciting part is the modeling phase of the data science project. The format this will take will depend primarily on what the problem is and how you define success in the first step, and secondly, on how you perceive the data. Unfortunately, this is often the part that will take the least amount of time of any data science project, especially when there are many frameworks or libraries that exist. क्योंकि हमारे पास बहुत सारी libraries हैं, चाहे Python हो या R हो या कोई भी और tool हो, आपके पास बहुत सारे methods होते हैं जिनसे आप model create कर सकते हो। Python में sklearn है, ठीक है, pandas है, matplotlib है, stats models, TensorFlow, and there can be a number of other tools which can be used for data modeling. You should have selected the method that you will be using to model your data and defining in the problem stage. तो पहली स्टेज में हम डिफाइन कर चुके होते हैं, बस अब यहाँ पर आपको उसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इवेल्युएट करते हैं। So once you have been created and implemented your model, you now need to evaluate it कि भाई वो सही बना भी है या नहीं, क्या वो सही काम कर भी रहा है या नहीं।
सो अगेन दिस गोज बैक टू द प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन स्टेज. अगर प्रॉब्लम सही से डिफाइंड है तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे कि वो काम कर रहा है या नहीं. Depending on how you process your data and set up your model, you may have a holdout data set or testing data set that can be used to evaluate your model, right? Then comes deployment. So finally, once you have robustly evaluated your model and are satisfied with the results, then you can deploy it into production. जब सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता है उसमें भी ऐसे होता है. जब सॉफ्टवेयर बन जाता है, टेस्टिंग हो जाती है, हमें पता चल जाता है कि हाँ सब कुछ क्रिएट हो गया है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, नाउ वी कैन install it. So that is called deployment. वही चीज यहाँ पर है. This can mean a variety of things such as whether you use the insight from the model to make changes in your business, whether you use your model to check whether changes that have been made were successful, and then everything is checked there. So we have defining a problem, उससे जाते हैं हम data processing में, data processing से modeling में, modeling से evaluation में. यहाँ से आपके पास feedback ऊपर जा सकता है, उससे और ऊपर जा सकता है. तो जहाँ भी changes required है वहाँ हो सकते हैं. Finally, we get to the deployment of the production. So this is the life cycle. ठीक है. इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस इन वेरियस फील्ड्स. बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां पर आपका डेटा साइंस यूज होता है. फ्यू ऑफ द फील्ड्स आर लिस्टेड है. फॉर एग्जांपल सर्च इंजन में, ट्रांसपोर्ट में. मैं ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. और आप जिस लेवल पे अभी हो, यू कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल. स्टिल यू कैन गिव इट अ रीडिंग एंड इन केस यू फाइंड एनीथिंग मैम ये कैसे लिख दिया इन्होंने, तो वी कैन डिस्कस दैट थिंग. ठीक है. बट you can clearly find out and figure out how data science is used in all these fields. फाइनेंस में, ट्रांसपोर्ट में गूगल मैप्स यूज करते हो ना, सबसे बड़ा एग्जांपल है ना. आजकल तो वो भी आ गई है, ड्राइवरलेस कार्स. दैट इज योर एआई ओनली. ठीक है. फाइनेंस हो गया, ई कॉमर्स हो गया, इन हेल्थ केयर हो गया, इमेज रिकॉग्नाइजेशन हो गया, targeting recommendation, airline routing planning, data science and gaming, medicine and drug development में, delivery logistics में. ठीक है. देन ऑटो कंप्लीट जो है आपका, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा साइंस ओनली. कि भाई अगर मैंने लिखा है नो आई एम सॉरी, आगे मैं क्या लिखूंगी, सो अपने आप ही लिखा हुआ आ जाता है कितनी बार पहले से. so दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा साइंस. ठीक है. अब जितना डेटा आप यूज करोगे, जितना इसके ऊपर काम करोगे, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डेटा सिक्योरिटी का भी पूरा पूरा ध्यान रखें. सो वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर डेटा इज सिक्योर. ठीक है. सो व्हाट इज डेटा सिक्योरिटी? So data security is the process of protecting corporate data and preventing data loss through unauthorized access. This includes protecting your data from attacks that can encrypt or destroy data, such as ransomware, as well as attacks that can modify or corrupt your data. ठीक है. तो किसी भी तरह का अनऑथराइज एक्सेस आपके डेटा को नहीं होना चाहिए. सो वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट बोथ ऑथराइजेशन एज वेल एज ऑथेंटिकेशन. कौन मेरे डेटाबेस को यूज कर सकता है, एंड ऑथेंटिकेशन मतलब कि क्या टास्क, क्या काम वो उसके ऊपर परफॉर्म कर सकता है. ठीक है. सो ये आपके पास आ जाता है डेटा सिक्योरिटी वर्सेस डेटा प्रिवेसी. ठीक है. डेटा प्रिवेसी आपके हाथ में होती है कि आप किसी डेटा को प्राइवेट रखना चाहते हो, पब्लिक रखना चाहते हो, जो हमें मिलती है when we use any of the social media accounts as well, है ना. और डेटा सिक्योरिटी होता है कि जो बंदा लॉग इन करेगा वो उस पे लॉग इन कर सकता है या नहीं, वो ऑथराइजेशन है. ऑथेंटिकेशन, सॉरी, वो ऑथेंटिकेशन है. ऑथराइजेशन की वो एग्जैक्टली उस पे काम क्या कर पाएगा. So access control, ensuring that anyone who tries to access the data is authenticated to confirm their identity and authorized to access only the data they are allowed to access. Data protection, ensuring that even if unauthorized parties manage to access the data, they cannot view it or cause damage to it. Data protection methods ensure encryption, which prevents anyone from viewing the data if they do not have a privacy encryption key. आपने देखा होगा जब आप WhatsApp पे मैसेजेस भेजते हो, आजकल WhatsApp वाले ऐड भी कर रहे हैं कि आप जो WhatsApp पे भेज रहे हो वो सिर्फ आप देख सकते हो, कोई और नहीं देख सकता. इट्स नॉट विजिबल टू एनीवन एल्स. हमारे पास मैसेज भी लिखा आता है कि द मैसेज सेंट इज एन्क्रिप्टेड. सो एन्क्रिप्टेड का मतलब क्या है कि जिस फॉर्म में डेटा लिखा हुआ है उस फॉर्म में नहीं जाता. अगर मैं हेलो लिख रही हूँ तो एज हेलो नहीं जाएगा. ठीक है. सो इफ आई एम राइटिंग हेयर हेलो, तो वो इनक्रिप्ट हो जाएगा. जैसे एच का पी बन जाएगा, ई का ओ बन जाएगा, एल का टी बन जाएगा और ओ का जेड बन जाएगा, समथिंग लाइक दैट. तो वो ऐसे पास होगा. तो वो इनक्रिप्टेड है. जिसको पता ही नहीं कि आपने किस बेसिस पे कैरेक्टर्स को कन्वर्ट किया है, वो हमें नहीं पता चलेगा. इफ वी नो द की वी कैन फाइंड आउट, अदरवाइज वी कैन नॉट फाइंड आउट. ठीक है. सो दैट इज इंक्रिप्शन. सो एक तरफ से इंक्रिप्शन होती है, जब दूसरी साइड रिसीव होता है तो डिक्रिप्शन होती है, उससे आपका डेटा सेफ रहता है.
The primary difference is that data privacy mainly focuses on keeping data confidential, while data security mainly focusing on protecting the malicious activity कि कोई डेटा को अपडेट ना करते गलत तरीके से, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। डेटा सिक्योरिटी रिस्क में क्या होता है, एक्सीडेंटल एक्सपोजर हो गया, किसी को आपका सेंसिटिव डेटा था किसी और को दिख गया, किसी और के पास वो डेटा पहुंच गया। दूसरा है फिशिंग एंड अदर सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। फिशिंग है कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गया, तो आपके पास एक ईमेल आती है कि आपको ये प्राइस मिला है, आप अपना फेसबुक लॉगिन आईडी पासवर्ड डालो, यू विल गेट एक्सेस। और जैसे ही वो आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हो, वो आपके हैकर के पास चला जाता है। ठीक है। सो वो चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। इनसाइडर थ्रेट्स आर एम्प्लॉयज, जो उनको कंपनी ने प्रमोशन नहीं दी, उनको कंपनी से कुछ खुंदक है और वो बदला लेना चाहते हैं, तो वो भी हो सकते हैं। सो वी कैन हैव नॉन malicious insider, malicious insiders and compromise insiders. So these are the users that can cause harm accidentally, गलती से डेटा लीक हो गया उनसे, जिन्होंने जानबूझ के किया वो malicious है। And compromised, these are the users who are not aware that their accounts are or credentials were compromised by an external attacker. उनको पता ही नहीं है कि हमारे अकाउंट से कुछ गलत काम हो रहा है। रैंसमवेयर क्या होता है, इसमें आपके जो फाइल्स हैं, जो डेटा है, वो आप ही के कंप्यूटर पे लॉक हो जाता है और आप खुद ही एक्सेस नहीं कर पाते। सो जब हम खुद ही एक्सेस नहीं कर पाते तो वी कांट वर्क ऑन द डेटा। फिर वो जो जिसने अटैक किया होता है वो पैसे मांगता है, वी हैव टू पे दैट मच अमाउंट एंड देन आवर फाइल्स आर रिलीज्ड। ठीक है। क्लाउड में अगर डेटा लॉस हो जाए, वी हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग तो आपके पास ही है ना, आपका गूगल क्लाउड में, आई क्लाउड में, कहीं पे भी डेटा है, एडब्ल्यूएस पे, और अगर उसमें कुछ हो गया तो आप डेटा कहाँ से लेकर आओगे। सो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर बैकअप फॉर दैट। और अनसिक्योर्ड क्लाउड पे तो बिल्कुल भी डेटा रखना ही नहीं चाहिए। एसक्यूएल इंजेक्शंस। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम अपनी कोडिंग लैंग्वेज में एसक्यूएल की कमांड्स लिखते हैं जो कि डेटाबेस पे रन कराते हैं पीछे। उसमें अगर अटैकर उस कमांड को ही बदल दे, ठीक है, तो वो एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाता है। जैसे मान लो कि आपने कमांड भेजी है कि अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 50,000। आप हर किसी की सैलरी 50,000 बढ़ा रहे हो, पर कमांड अब वहां पे उन्होंने चेंज करा दी -50,000, तो वो उल्टा काम हो जाएगा। या अकाउंट नंबर चेंज करा दिया, जैसे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए, ठीक है, तो वो एसक्यूएल इंजेक्शन है। तो वी हैव टू मेक श्योर वी हैव टू गिव एसक्यूएल कमांड्स इन दिस वे कि एसक्यूएल इंजेक्शन वाला काम ना हो पाए। फिर यहाँ पर आपके पास है डेटा सिक्योरिटी सॉल्यूशंस एंड टेक्निक्स, डेटा डिस्कवरी एंड क्लासिफिकेशन, डेटा मास्किंग यूज हो सकता है, डेटा इंक्रिप्शन यूज हो सकता है, पासवर्ड हाइजीन, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करना चाहिए, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन आ गया। सो दैट ऑल कम्स अंडर, सो दैट वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ इट जो आप पढ़ेंगे अच्छे से। And we will start with data collection and pre-processing in the next class. Along with that, मैं आपको दिखाऊंगी कि ये डेटा कलेक्ट करके हम पाइथन पांडास में कैसे रखते हैं। ठीक है। सो हम theoretical थोड़ा सा पढ़ेंगे, like 15-20 minutes we will be studying this basic part which is very simple. I'm sending you the file so you can give it a reading. और आपको अगर इसमें से लगता है कोई टॉपिक की मैम डिटेल में एक्सप्लेन करो, I'll explain because this is all theory but you should know this theory. ठीक है। So you will go through this, you will go through this and we will do few of these operations। जैसे ये है डेटा क्लीनिंग, मिसिंग डेटा, फिल इन द मिसिंग डेटा वैल्यूज। ठीक है। तो ये सब कैसे करते हैं पाइथन में, वी विल ट्राई टू डू दैट इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है जी। सो दैट्स अबाउट योर इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस है, बहुत कुछ है इसमें भी, अभी तो शुरुआत असली होगी। ठीक है। सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। आज हमने कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं किया है बिकॉज वी वर जस्ट डिस्कसिंग द बेसिक्स। इन द नेक्स्ट क्लास आपकी क्लास जो होगी दैट वुड बी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ठीक है। सो मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 4:30 PM, राइट। सो वेडनेसडे को हम करेंगे इसमें कि डेटा प्री प्रोसेसिंग में डेटा कलेक्ट कैसे करते हैं, और हम ये साथ में करेंगे कि आप पाइथन pandas में डेटा फ्रेम कैसे बनाते हो और उसमें ये मिसिंग वैल्यू और करप्ट वैल्यूज के साथ डील कैसे करते हो।